हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे AIET 2026 सीरीज के साथ। तो अब देखो, अब बात यह है कि आपके एग्जामिनेशंस ना कोई बहुत ज्यादा दूर रह नहीं गए हैं, राइट। तो ऐसे में किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप बात करो, जनरल टर्म्स में भी बात करो, तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके AIET एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि AIET के 3 डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं। एक आपका IP प्रोग्राम के लिए, एक आपका इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के लिए, आपका एक डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए। तो आज के जो सीरीज में है वहां हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, IBC से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, राइट। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो यहाँ पे जो कि AIET का IP वाला एग्जामिनेशन देने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि LEAC आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जहां पर आपको 5 मॉक्स मिलेंगे आपकी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाने के लिए, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस कॉल देना है at 6363286363 पर। हमारी जो टीम है आपको यहाँ पर रीच आउट करेगी एंड सारी प्रोसेस समझा देगी कि आप जो है टेस्ट सीरीज कैसे अवेल कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है हमारे पोर्टल से भी जाके टेस्ट सीरीज जो है परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, कमिंग अप टू द टॉपिक, हम जो है आज मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, राइट। अब किसी भी एक्ट का, किसी भी कोड का यहां पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप कहां देखोगे, आप देखोगे यहां पर प्रीएम्बल में। एंड प्रीएम्बल में अगर आप देखोगे तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको दिखेगा कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, ये आपके प्रीएम्बल में ऑलरेडी कंटेन्ड है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। AIET को सॉल्व करते टाइम, AIET की पढ़ाई करते टाइम ना आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे ना वो कुछ ऐसे बनेंगे कि वो सेक्शन बेस्ड भी होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होंगे, एज वेल एज केस लॉ बेस्ड भी होंगे, राइट। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो, मेक श्योर कि आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को साथ में लेके चलो, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका, व्हाट इज द मिनिमम थ्रेशहोल्ड of default required to initiate a corporate insolvency resolution process as per the current notification, right। तो आपका यहां पर बेसिकली पूछ रहा है कि भाई CRP इनिशिएट करने के लिए यहां पर जो मिनिमम डिफॉल्ट लगेगी वो कितनी होगी। तो आंसर सिंपल है, अगर आप सेक्शन 4 को देखोगे तो जो मिनिमम डिफॉल्ट प्रेस्क्राइब्ड है वो है आपकी 1 करोड़ रुपए की, ऑलराइट। देन मूविंग ऑन, यू हैव who can initiate the insolvency resolution process under the IBC। IBC के अंडर पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कौन स्टार्ट कर सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑलराइट। फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर खुद भी कर सकता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑल ऑफ द अबव, राइट। अब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है यहां पर, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो कि किसी भी एंटिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके, राइट। जो फाइनेंशियली क्रेडिट प्रोवाइड होता है उसको हम फाइनेंशियल क्रेडिटर कहते हैं, राइट। इन द सेंस कि अगर मैं यहां पर कोई व्यक्ति हूं और मैं पैसे मांगता हूं किसी पर्टिकुलर बैंक से या किसी और व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति या वो बैंक मेरे क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, बिकॉज मैं उनके मॉनेटरी टर्म्स में जो है यहां पर उधार ले रहा हूं। इसके उलट होते हैं आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, मैं उनसे पैसे नहीं लिया हूं लेकिन उन्होंने मुझे कोई चीज क्रेडिट की थी, दी थी, जिसके बदले मुझे उन्हें पैसे वापस करने थे। एंड उन्होंने जो चीज दी थी वो बेसिकली मेरे बिजनेस के चलने के लिए इंपॉर्टेंट थी, उसके ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट थी, राइट। तो उनको कहते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। मैं यहां पर कोई बिजनेस एंटिटी हूं, राइट। मैंने किसी और से फॉर एग्जाम्पल 100 फ्रिज ऑर्डर करवाए हैं, अब वो 100 फ्रिज मेरे पास आ चुके हैं, मुझे पैसे देने हैं अगले 15 से 20 दिन के अंदर पे, राइट। तो वो लोग क्या हो गए मेरे, जिन्होंने मुझे फ्रिज सप्लाई किया है वो मेरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, बिकॉज मेरे फ्रिज का शोरूम है एंड मेरे शोरूम के ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पर फ्रिज के स्टॉक की जरूरत है। मैंने फ्रिज का स्टॉक लिया लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो जिनसे मैंने फ्रिज लिया वो क्या हो गए मेरे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, राइट। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 जो है इनिशिएट कर सकता है CIRP बाय गिविंग एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज योर NCLT, राइट। ऑपरेशनल क्रेडिटर स्टार्ट कर सकते हैं सेक्शन 9 के अंदर, एक कॉर्पोरेट डेटर खुद सॉल्व स्टार्ट कर सकता है सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है।
तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग परसेंटेज रिक्वायर्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू अप्रूव अ रिजोल्यूशन प्लान, राइट। रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल की अगर आप बात करोगे तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है। अब कितने परसेंट वोटिंग शेयर का अप्रूवल चाहिए यहाँ पे, तो आंसर सिंपल है 2/3 का, 66% का। लेकिन ये बात हमें कहां से पता चलती है, ये बात हमें पता चलती है सेक्शन 30 के क्लॉज 4 से, ऑलराइट। देन मूविंग अप we have what is the maximum time allowed for the completion of the CIRP including all the extensions and litigation time, all right। तो अब देखो जब आप बात करते हो CIRP की, आप इन जनरल बात करते हो IBC की, राइट। तो मेन चीज जो इसमें होती है ना कि IBC बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि भाई टाइम बाउंड प्रोसीजर होनी चाहिए, राइट। तो जो CIRP को प्रोसेस का फिनिशिंग देने वाला जो टाइम लिमिट है ना, वो कंटेंट है आपके सेक्शन 12 के अंदर, राइट। सेक्शन 12 के अंदर अगर आप क्लॉज 1 देखोगे यहाँ पे, तो जो सबसेक्शन या क्लॉज 1 कह लो आप, यहाँ पर जो कंटेंट है वो ये कहता है कि भाई जो CIRP की प्रोसेस है ना, वो हो जानी चाहिए यहाँ पर 180 दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर, ठीक है। फिर यहां पर जो है क्लॉज 3 आपका कहता है कि एक्सटेंशन प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन जो प्रोवाइड होगा वह NCLT के डिस्क्रिशन पे होगा एंड वो जो है 90 डे के बियॉन्ड नहीं जाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दरेंस में जो सबसेक्शन 3 वो ये भी बोलता है कि सब मिला जुला के लिटिगेशन टाइम मिला के भी ना जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 330 डेज होगा, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, राइट। तो यूजुअली क्या है 180 प्लस 90 डेज होना चाहिए, राइट। 90 डेज का वन टाइम एक्सटेंशन एंड सब मिला के, ठीक है, एक्सटेंशन या लिटिगेशन टाइम मिला के जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो क्या है 330 डेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन मूविंग ऑन वी हैव यहाँ पे according to the Supreme Court in State Bank of India versus V Ramakrishnan, the protection of a moratorium applies to, all right। पहली बात तो मोरेटोरियम क्या होता है और कहाँ कंटेन्ड है, सेक्शन 14 के अंदर पे कंटेन्ड है, राइट। जब CIRP प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है ना, तो कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर यहाँ पे एक मोरेटोरियम लग जाता है कि भाई अब जो है इनकी जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स है ना वो एक जगह पे रुक जाएंगी, कोई इनको स्यू नहीं कर सकता, ये जो है किसी और को स्यू नहीं कर सकते, राइट। इनके अगेंस्ट पे कोई भी सिक्योरिटी जो है एनफोर्स नहीं कराई जा सकती, क्योंकि अगर कराई जा सकती तो भाई ऑलरेडी जो हम इसको डूबी हुई कंपनी को उबारने का काम कर रहे हैं IBC के अंदर पे, वहां पर और डायमेंशंस आने लग जाएंगे, चीजें और टफ हो जाएंगी, राइट। इसलिए यहां पर क्या है, मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है आपके सेक्शन 14 के अंदर पे, राइट। अब ये मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट क्या सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर पे लगता है या उसके गारंटर पे भी लगेगा, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए यू हैड द केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस वी रामकृष्णन। यहां पर ये कहा गया था, यहां पर आपका बेसिकली ये कहा गया था कि जो आपका मोरेटोरियम का कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है कॉर्पोरेट डेटर पे, पर्सनल गारंटर पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। देन moving on, what are the prerequisite for initiating voluntarily liquidation of a corporate person under section 59, right। सेक्शन 59 जो है वो बेसिकली बताता है कि कब एक कॉर्पोरेट डेटर जो है वो खुद से यहां पर वॉलंटरली लिक्विडेशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे वॉलंटरली लिक्विडेशन में जाने के लिए क्या कंडीशंस होंगी वो सेक्शन 59 के अंदर पे कंटेन्ड है, राइट। अब यहां पर 4 चीजें यहां पर लिखी हैं, इनमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सी वैलिड कंडीशन है। तो अगर आप 59 को अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कि सेक्शन 59 का जो है यहाँ पर सबसेक्शन 3 का ए जो क्लॉज है, राइट, वो यहां पर एक बात कंटेन करता है कि भाई अगर किसी भी कंपनी को यहां पर जो है लिक्विडेशन पे जाना है तो उसके डायरेक्टर्स को जो है यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई या तो इनके कोई भी डेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं या डेट्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास प्रोविजन है कि ये लोग पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 59 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए, राइट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इज अ प्रीक्विजिट फॉर वॉलंटरली लिक्विडेशन टू स्टार्ट, ऑलराइट। देन मूविंग ऑन यू हैव Section 12A of the IBC allows for the withdrawal of an application admitted under section 7, 9 और 10 provided it is approved by, right। ये जो है स्ट्रेट अप क्वेश्चन है आपके बेयर एक्ट से आया हुआ है, राइट। तो सेक्शन 12A के अंदर पे क्या टाइम लिमिट, वोटिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो स्ट्रेट अप दिया हुआ है 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, राइट। अब ये 90% जो इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आप देख रहे हो ना, ये सबके माइंड में टिक करती है। इस चीज को चैलेंज भी किया गया था स्विस रिबन्स के केस में, बट इसको जो है बेसिकली यहां पर कह सकते हो कि भाई जो यहां पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है ना
उनकी विजडम के बेसिस पे कहा गया है कि भाई यहां पर जो है 90% रखना इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट होम बायर्स आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर द आईबीसी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई अगर मैं किसी और को पैसे देता हूं उधार पे, राइट, तो मैं उसका क्या बन गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, मैं उसे कोई सामान देता हूं, गुड्स देता हूं, जिसके बदले में मुझे पैसे कलेक्ट करने हैं, मैं क्या बन गया, ऑपरेशनल क्रेडिटर। राइट, अगर मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति हूं, ऑलराइट, मैं पैसे भर के रखा हूं ताकि सामने वाले व्यक्ति मेरा फ्लैट डेवलप करके जल्दी दे पाए, तो उसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, क्या मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं या मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं? क्योंकि मैं तो दिया पैसे हूं, लेकिन पैसे इसलिए दिया हूं ताकि वो अपना ऑपरेशंस पूरा कर पाए। ठीक है, तो ऐसे में मेजर क्वेश्चन था यहां पे कि भाई होम बायर्स को आप फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करोगे कि ऑपरेशनल की तरह। ठीक है, तो इस चीज को सेटल कर दिया गया है। अब सेटल हुआ है ये आपके पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। कहा गया कि भाई जो होम बायर्स होंगे ना, उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। बाकी के जो केसेस हैं यहाँ पर वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे स्विस रिबन्स का जो केस है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट केस है आईबीसी का, बिकॉज ये आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया था। राइट, एंड फिर इसके बाद है आपका इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक का केस। इस केस में बेसिकली ना डिफॉल्ट एग्जैक्टली क्या होता है उस चीज को डिफाइन किया गया था। साथ ही ये रीइंस्टेट किया गया था कि भाई आईबीसी के अंदर ना प्रोसीजर जो है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एक तो पूरा जो है प्रोसेस आपके यहाँ पर जो है टाइम बाउंड हो जानी चाहिए। राइट, एंड दूसरी चीज जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज ने कहा था वो ये था कि कंपनी जो है इवन व्हेन इट इज गोइंग अंडर सीआईआरपी वो गोइंग कंसर्न की तरह चलनी चाहिए, और इस बात की जिम्मेदारी बनती है आपकी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। ठीक है, फिर ये केस जो है आपका के किशन वर्सेस विजय निर्माण कंपनी का केस, ये केस ना इंटरसेक्शन की बात करता है आर्बिट्रेशन एक्ट एंड आईबीसी के बीच में। राइट, ये बेसिकली बोलता है कि भाई अगर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर पे, राइट, अगर अवार्ड पास हुआ है एंड अवार्ड को चैलेंज किया गया है, ठीक है, सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर पे आर्बिट्रल अवार्ड पास किया गया है, राइट, पास किया गया था, एंड सेक्शन 34 के अंदर पे उसको चैलेंज किया गया है। राइट, तो उसको माना जाएगा कि डिस्प्यूट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एंड डिस्प्यूट अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सीआईआरपी स्टार्ट नहीं कर सकते। राइट, इसी चीज को डिस्कस किया गया था आपके के किशन वर्सेस विजय निर्माण कंपनी के केस में। Then moving up, what is the limitation period for initiating a corporate insolvency resolution process? Just a second. Yeah. What is the limitation period for initiating a corporate insolvency resolution process as clarified by the Supreme Court? ठीक है, तो अगर मान लो मेरा डिफॉल्ट आज हुआ है, मैं सीआईआरपी जो है 20 साल बाद स्टार्ट कर रहा हूं, तो डज इट मेक सेंस कि ये चीज होनी चाहिए? इट डज नॉट मेक सेंस। राइट, तो अगर आप सीआईआरपी की भी बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि भाई डिफॉल्ट के कितने टाइम बाद जो है आप यहाँ पर सीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हो। राइट, तो सिंपल सा आंसर है कि जो आपका आर्टिकल 137 है ना लिमिटेशन एक्ट का, वो आपके सीआईआरपी में भी अप्लाई करता है यहाँ पे, और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आ जाता है, 3 साल फ्रॉम द डिफॉल्ट अंडर द लिमिटेशन एक्ट। राइट, यानी कि जब से डिफॉल्ट हुआ है उसके 3 साल के अंदर जो है एक व्यक्ति, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, ऑपरेशनल हो या कॉर्पोरेट डेटर हो, ठीक, कॉर्पोरेट डेटर तो नहीं हो तो कभी भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको जो है 3 साल के अंदर यहाँ पे सीआईआरपी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये चीज जो है किस केस में हेल्ड हुई थी, ये जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट है कि हाँ भाई लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई होगा आईबीसी के प्रोविजन में, ठीक है, सीआईआरपी के इनिशिएशन पे, ये डिसाइड हुआ था आपके बीके एजुकेशनल सर्विसेज वर्सेस पराग गुप्ता के केस में। ऑलराइट, देन मूविंग अप, you have which of the following is not included in the liquidation estate of an corporate debtor? ठीक है, तो जब अगर आप यहाँ पर बात करते हो लिक्विडेशन एस्टेट की, ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंटेंट है आपके सेक्शन 36 के अंदर पे। राइट, सेक्शन 36 ऑफ द आईबीसी के अंदर पे। अब ये जो सेक्शन 36 है ना, इसका जो क्लॉज 3 है ना वो ये बताता है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें जो है लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर पे आएंगी, एंड 4 जो है वो बताता है कि कौन कौन सी चीजें लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर नहीं आएंगी। राइट,
तो अगर आप यहाँ पर क्लॉज 4 देखते हो और क्लॉज 4 का जो है यहाँ पर सबसेक्शन ए देखते हो, राइट, तो आपको पता चलेगा कि जो भी एसेट्स ओन्ड है थर्ड पार्टी के द्वारा लेकिन पोजेशन में है कॉर्पोरेट डेटर के, तो ये लिक्विडेशन एस्टेट में फॉल नहीं करते हैं, राइट। लिक्विडेशन एस्टेट बेसिकली क्या होता है कि अगर CIRP खत्म हो गई है और CIRP जो है वो फेल हो गई है तो कंपनी को जो है क्या होना पड़ता है, लिक्विडेशन में जाना पड़ता है। अब क्या कंपनी जितने भी वहां पर एसेट रखी हुई सबको लिक्विडेट करेंगे? तो नहीं। ये जो है सेक्शन 36 हमें बताता है लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी एंड कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, राइट। तो सेक्शन 36 4A गिव्स यू द आंसर ऑप्शन ए। All right, then moving forward, what is the primary role of information utility under the code? सिंपल है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम क्या होगा यहाँ पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑथेंटिकेट करना, साथ ही साथ स्टोर करना। All right, then moving forward we have in the event of clash between the IBC and the Real Estate Development Act, that is RERA, which law takes precedence? सिंपल सा है, IBC का जो होता है एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है कि अगर जो है किसी और भी बेसिकली यहाँ पर किसी और लॉ के साथ अगर ये इनकंसिस्टेंट होता है तो आईबीसी प्रिवेल करेगा यहाँ पे, राइट। तो आईबीसी जो है यहाँ पर प्रिवेल करेगा और ये जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है वो कहाँ पर दिया गया है, आपके सेक्शन 238 ऑफ आईबीसी के अंदर पे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। देन अंडर सेक्शन 29A ऑफ द आईबीसी अ पर्सन इज ineligible to be a resolution applicant if they have been a promoter of a corporate debtor that has been a non-performing asset for a period of, right। तो ये जो है सिंपल सा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पर आपके, ठीक है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है कि भाई अगर यहाँ पर जो है कोई भी पर्सन है वो इनएलिजिबल हो जाएगा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए अगर वो कॉर्पोरेट डेटर का प्रोमोटर रह चुका है, राइट। ऐसे कॉर्पोरेट डेटर का जो कि ऑलरेडी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया गया था, किस टाइम पीरियड तक, ठीक है। तो किस टाइम पीरियड तक, 1 year और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन अंटिल द CIRP कमेंसमेंट। सेम बात जो है कहां पे लिखी हुई है आपकी 29A के क्लॉज C में लिखी हुई है, राइट। तो एग्जैक्ट जो है यहां पर आपको एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने मिल जाता है। ऑलराइट, देन मूविंग अप वी हैव रिगार्डिंग कमर्शियल विजडम द सुप्रीम कोर्ट इन केस शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक हेल्ड दैट, ठीक है। कमर्शियल विजडम के बारे में कहते हुए इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेसिकली कमर्शियल विजडम क्या होती है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, पहली बात तो याद करो आईबीसी के अंदर पे अगर आप देखोगे सेक्शन 21 के अंदर पे तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैठते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का काम ही होता है लोगों को पैसे प्रोवाइड करना, तो उनकी विजडम ये रहती है कि हाँ भाई पैसे वसूल किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, राइट। तो अगर वो कोई डिसीजन लेंगे ना तो वो डिसीजन सही लेंगे, कंपनी को गोइंग कंसर्न की तरह रखने में हमेशा वो जो है आगे रहेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आईबीसी के अंदर, वो हो जाता है आपका यहाँ पर कमर्शियल विजडम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि यहाँ पर जो है आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की बात करोगे यहाँ पर तो उनका क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, कमर्शियल विजडम रहती है और इस चीज को अपहोल्ड करना ना जरूरी रहता है ताकि आईबीसी जो है वो क्रेडिटर स्पेसिफिक जो है एक बेसिकली रिजोल्यूशन की प्रोसेस यहाँ पर मानी जाए यहाँ पे। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में पाओगे द एनसीएलटी हैज इवैल्यूएटेड द जस्टिस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ अ रिजोल्यूशन प्लान बाय द सीओसी, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू इवैल्यूएट द कमर्शियल डिसीजन ऑफ द सीओसी। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रहती है बिकॉज उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैठते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत कमर्शियल विजडम है कि भाई मार्केट चलता है, कैसा चलता है, कैसे नहीं चलता है। तो ऐसे में जो है सीओसी की कमर्शियल विजडम को क्वेश्चन करने का जो पावर है वो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं होगा। सेम चीज कही गई थी आपके के शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक के केस में, राइट। देन यू हैव अंडर द सेक्शन 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म, राइट। अब वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है कि मान लो CIRP फेल हो चुकी है एंड कंपनी जो है यहाँ पर लिक्विडेशन में जा चुकी है, तो किसको किसको उसके पैसे वापस मिलेंगे। आईबीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंपनी इंसॉल्वेंसी में कब मानी जाती है, जब उसके लायबिलिटीज असेट्स ज्यादा हो जाते हैं उसके एसेट्स से। अब लायबिलिटीज ज्यादा है तो भाई जितना भी सामान बेच लो, सारे जो है जितना भी एसेट बेच लो, सारी लायबिलिटी तो चुकने नहीं वाली है, तो किसको पैसे मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ना, उसके लिए एक लिस्ट प्रोवाइडेड है सेक्शन 53 में, उसे कोई आप कहते हो वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। अब
सेक्शन 53 के अंदर पे विच क्लेम्स आर पेड पारी पैसू यानी कि इक्वली विद ड्यूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हु हैव रिलिंक्विश्ड देयर सिक्योरिटी, राइट। तो यहां पर अगर कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ पे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को जो है रिलिंक्विश कर दिया है यहाँ पे, तो उनको किस लेवल पे सेम कैटेगरी पे जो है यहाँ पर रखा जाएगा, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बेसिक सा है, सेक्शन 53 का जो है यहाँ पर सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी जो है वो ऐसे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एंड वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट को सेम कैटेगरी में रखता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर इस कैटेगरी में कोई पर्सन है, इस कैटेगरी में कोई पर्सन है, तो उस दोनों को जो है इक्वल प्रायोरिटी दी जाएगी उनके पैसे वापस करते टाइम पे, ऑलराइट। चलो, देन यू हैव in the case of Kishan versus Messrs Vijay Nirman Company, the Supreme Court held that the IBC cannot be invoked for an operational creditor if ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए CIRP कब जो है यहाँ पर इन्वोक नहीं किया जा सकता, जब जो है यहाँ पर कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता हो, राइट। तो इस केस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था दूसरे क्वेश्चन में कि ये जो केस है जो है बात करता है यहाँ पर इंटरसेक्शन का, डिफाइन करता है IBC का एंड आर्बिट्रेशन एक्ट का, राइट। कि अगर यहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड को सेक्शन 34 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर चैलेंज किया गया है तो माना जाएगा कि डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग है। डिस्प्यूट एग्जिस्टिंग है मतलब CIRP इनिशिएट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट सच एज अ पेंडिंग सेक्शन 34 पिटीशन अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड, राइट। देन अकॉर्डिंग टू NCLT ruling in Shah Bros Ispat Private Limited versus P Mohan Raj, what is the status of criminal proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act during the moratorium period, ठीक है। अब देखो मोरेटोरियम पीरियड जो आप सेक्शन 14 की बात करते हो ना, वो मोरेटोरियम एस्टैब्लिश करता है सिविल केसेस पे, ठीक है, क्रिमिनल केसेस पे नहीं, राइट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है कंपनी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो जाके सारे क्रिमिनल वाले काम कर रहे हो फिर बोल देने कि भाई हमारा तो मोरेटोरियम है, हमारे ऊपर कुछ नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करता है, इसलिए इससे मोरेटोरियम से जो है रोका नहीं जा सकता। एंड सेम बात जो है आपके शाह ब्रोस वर्सेस मोहन राज के केस में बोली गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कवर्ड बाय द मोरेटोरियम बिकॉज सेक्शन 138 इज अ पीनल प्रोविजन एंड अ फाइन इज नॉट अ मनी क्लेम, ऑलराइट। ये हो गया आपका फिर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 19, ओके। अंडर सेक्शन 929AC, if a resolution applicant is a promoter of a company classified as a non-performing asset, इस सेक्शन से हम एक और क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। What is the grace period provided to them if they acquired that company through a previously approved resolution plan, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका बेसिक आंसर हो जाता है 3 इयर्स का, एंड ये जो आंसर कंटेंट है ये दिया गया है आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर पे, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन अ सिचुएशन वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, हमने क्या देखा था कि भाई सेक्शन 21 के अंदर जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर सिर्फ कौन बैठता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैठते हैं। लेकिन अगर मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, IBC रेगुलेशंस के अंदर जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन बैठेगा यहाँ पे, राइट। ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को तो यूजुअली हम बैठने नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले ये समझो कि सेक्शन 21 का जो क्लॉज 8 है ना, वो ये प्रेस्क्राइब करता है कि वो बेसिकली ये बोलता है कि भाई अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, तो कौन बनेगा, बेसिकली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन बैठेगा, ये चीज प्रेस्क्राइब की जाएगी। अब प्रेस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि वो रेगुलेशंस के थ्रू बताई जाएगी, ठीक है। तो आपका एक रेगुलेशन है दैट इज योर IBBI insolvency process for not insolvency, resolution process for corporate debtors regulations जो है आपके 2016 का, उसका रेगुलेशन 16 जो है वो बेसिकली बोलता है यहाँ पे कि भाई अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो एक कॉर्पोरेट डेटर के जो भी यहाँ पर 18th लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे वो COC में बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा बैठेगा एंड एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदा बैठेगा, ठीक है। तो
combined reading of section 21 clause 8, right, and regulation 16 of IBBI, resolution process for corporate debtors, क्या रेगुलेशन 16 जो है उनकी कंबाइंड स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अगर नहीं है यहाँ पे, तो जो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं अलॉन्ग विद अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, तो टोटल 20 लोग जो है फॉर्म करेंगे यहाँ पर आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो, so this is all for this particular practice session, all right, so I hope you take something from it, you get some idea कि भाई questions कैसे आ सकते हैं आपके AIT के examination में यहाँ पे, right, and make sure कि आपके, क्योंकि examinations बहुत नजदीक हैं, तो आप revisions बहुत अच्छे से करें यहाँ पे, and साथ ही साथ जो है जितना ज्यादा हो सके questions solve करने का ट्राई करें, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर समबडी जो है आगे भी क्लैट वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहता है या किसी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज ऑन आवर पोर्टल, दैट इज toprankers.com। एंड अगर आप फर्दर इन फ्यूचर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो क्लैट हो, आईलेट हो या AIT ही हो, राइट, आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो, अपने किसी भी तरह के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर, दैट इज योर 6363286363 पर, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून।